हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम कल जो पढ़े थे उसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। जी हाँ, कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा। तो आज हम विद्युत धारा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 2, जिसमें मैं आप लोगों को विद्युत धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं को लिखने के लिए दूंगा। तो आज हम विद्युत धारा के बारे में जानते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह किस प्रकार से होता है, प्रवाहित किस प्रकार से होता है, और साथ ही साथ वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी धारा पर जाती है। पिछले क्लास में मैंने आपको विद्युत धारा बताया है। आप सोचिए कि विद्युत धारा क्या होती है, दिमाग पे थोड़े जोर डालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर पे लगा पंखा, कूलर, एसी, लाइट, ये सभी चीज़ें विद्युत से चलती है। तो विद्युत धारा होती क्या है, सोचिए सोचिए जरा सा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि विद्युत धारा क्या है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, तो दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। याद आया आप लोगों को? नहीं आया कि आया? खुद सोचिए। मैंने कल बताया था परिभाषा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जो हमेशा अधिक से कहाँ, कम की ओर प्रवाहित होता है। जी हाँ, जिस प्रकार से एक बोट चलती है, ठीक है, सांद्रता बराबर हुई तो बिल्कुल बराबर, परंतु अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो धारा का प्रवाह क्या होता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। जिस प्रकार से धारा तेजी से अपनी दिशा में बहती है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा भी तेजी से बहती है और वो एक सिंपल सीधी दिशा में बहते चली जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोगों को कल जो मैं बताया, शायद इस वीडियो को देखकर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। कल भी मैंने इसी प्रकार का एक वीडियो में चित्र डाला था, जिसमें नदी के प्रवाह को मैंने दिखाया था। जिस प्रकार पानी एक ऊंची जगह से नीचे की ओर बहती, उसी लिए धारा भी अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ठीक है, और इसे हम इसी से नापते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का हमें ये पता चलता है कि विभवांतर, विभव में अंतर जो होता है, दोनों सिरों के विभव में जो अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होना भी अपने आप में क्या है, एक क्रिया है। अर्थात किसी तार के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा आप लोगों के लिए स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है, कि परिभाषा किस तरीके से लिखी जा सकती है। आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक वाले क्षेत्र से कहाँ होता है, कम वाले क्षेत्र की ओर होता है। ठीक, आवेश का प्रवाह कहाँ होता है, अधिक वाले क्षेत्र से हमेशा कम वाले क्षेत्र की ओर होता है। और आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q/T। I जहाँ विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, Q आवेश को, और T समय सेकंड को। Q आवेश जिसका मात्रक कूलाम है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। मैंने पहले ही बताया कि विद्युत धारा को मापते हैं हम एम्पियर से। और Q बराबर N कहने का अर्थ होता है कि N मतलब संख्या, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक, मतलब आवेश की कुल संख्या बटे समय अंतराल, समय कितना लगा। इस तरीके से हम विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये सामान्यतः सभी में इसी प्रकार की होती है, और इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से विद्युत धारा का मापन भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात अगर मैं करूं कि विद्युत धारा के प्रवाह का कि अफवाह किस तरीके से होती है, तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि किसी की चालक पे बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से क्षेत्र की विपरीत दिशा में संवहन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? संवहन वेग कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण से लेकर कर कहाँ धन की ओर गति करते हैं। तो v बराबर ई बटे क्या होता है? m। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की बात अगर मैं करता हूँ तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ आ जाती होगी कि धारा का प्रवाह किस प्रकार और कैसे होता है, और इसे हम मापते किससे? एम्पियर से। अर्थात चालक का आयतन, जिस चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका आयतन, ए और एल, ए उसका क्षेत्रफल, एल उसकी लंबाई, इन दोनों पर निर्भर करती है। ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आज चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और a इंटू एल, ए क्या है? उसका आयतन का क्षेत्रफल, ए अनुप्रस्थ काट का, और एल उस चालक तार की लंबाई होती है। समय एल अपॉन वी टी, वी विभवांतर को प्रदर्शित करता है, आई क्यू अपॉन टी मतलब विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं टी का मान रखता हूँ समीकरण 1 के अनुसार टी बराबर में, तो क्या आएगा? एन एल ई अपॉन आई अपॉन वी डी। तो आई बराबर क्या होता है? एन वी डी ई, इतना मान होता है। मतलब किसी भी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा उस पर संख्या, लंबाई, आयतन सभी चीज़ों पर प्रभावित होती है। तो किसी चालक की इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत संवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। वेग वी डी अपॉन ई, वी उसका विभवांतर और ई उसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो म्यू ई बराबर वी डी होता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गतिशीलता, यानी धारा किस वेग से बहेगी, उसका भी अनुमानित मान निकाल सकते हैं। आई बराबर यही, ठीक है, संख्या, क्षेत्रफल, विभवांतर और इलेक्ट्रॉनों के अनुसार से हम किसी भी, और म्यू जो है वो उसके माध्यम गतिशीलता को बतलाता है, और आसानी से हम इस मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 1s या 3.2 एम्पियर की धारा का गठन करते हैं, तो कैसे करेंगे? अब हल तो करना पड़ेगा। मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक सीधी सी तार पे क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव किस तरीके से निर्भर करेगा उसके बारे में देखते हैं हम। जी, विद्युत धारा आई मतलब कितना? 3.2 एम्पियर। टी 1 सेकेंड, ये एक बंद परिपथ होगा जिसमें ये प्रवाहित हो रही होगी। तो धारा प्रवाहित कैसे होगी? वो तो चालक तार से होगी ना भाई। और आई बराबर क्या होता है? एन ई अपॉन टी होता है। तो कहने का अर्थ यही होता है कि इसमें एन बराबर एल इंटू टी अपॉन ई होता है। तो इन सब के मान
तो 3.2 एम्पियर धारा बहने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो n 3.2 1 ये इलेक्ट्रॉन का एक मान होता है, जिसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.10⁻19 आएगा। ठीक है, तो हमने किसका मान निकाल दिया? n का। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी मशीनें भी चलती हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें भी चलती हैं। तो उन मशीनों के आधार पर, जैसे कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं आटा चक्की मशीन जो होती है, आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये भी किससे चलता है? विद्युत से। हमारे घरों पर जो बल्ब लगी होती है स्टडी टेबल पर, वो भी किससे चलती है? वो भी विद्युत से ही चलती है, अर्थात उसमें भी विद्युत धारा ही प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह होने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें अपने आप भी होती हैं, जिसे हम लोग कैसे कह सकते हैं, जिसे हम लोग समझ सकते हैं विद्युत परिपथ के माध्यम से। विद्युत परिपथ में ही धारा प्रवाहित होकर हमारे घरों पर आती है, अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घरों पे जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी वोल्ट की? 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। और ये धारा जब हमारे घरों पे प्रवाहित होती है तो हम इससे अपने घरों पे यंत्र को चलाने का कार्य करते हैं। टॉर्च, प्लास्टिक के खोल पर बटन को जैसे ही खींचते हैं, प्लस और माइनस दोनों आवेश खुल जाते हैं और आसानी से टॉर्च जलने लग जाता है। अर्थात टॉर्च इस तरीके से विद्युत रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कल मैंने आपको श्रृंखलाबद्ध बताया था, जैसे को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है सेल को। तो इस तरीके से ये विद्युत सेल होता है, जिसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके उपयोग में हम लेते हैं। अब अगर सामान्यतः एक विद्युत सेल की बात करूं तो देखो आपके पास एक ड्यूरो सेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर प्लस धन चिन्ह है और नीचे क्या रहता है? माइनस, और वहाँ पर दिया वोल्ट कितना? 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। इसमें वो ऊपर प्लस कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और नीचे बाहरी परत एनोड का कार्य करता है। ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। और इस प्रकार से इसकी क्रियाशीलता के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं तो हमें इस प्रकार की बैटरी की संरचना दिखाई देती है। और जब हम इसे दोनों तारों को मिलाकर एक विद्युत परिपथ में जोड़कर एक छोटी सी लाइट अगर लगा देते हैं तो विद्युत धारा का बहना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और विद्युत धारा उसमें बहने से लाइट जलने लग जाती है। और लाइट कब तक जलेगी? जब तक कि हम उसे परिपथ पर जोड़े रहेंगे। जैसी अगर हम उस परिपथ से उसे हटाते हैं तो उसका चलना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब विद्युत से संबंधित कुछ चेतावनियाँ हैं जो आपके लिए खतरनाक हो जाना चाहिए, तो सावधानी बरतनी चाहिए विद्युत संयंत्रों का उपयोग करते हुए। तो वो सावधानी कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सावधानी रखना भी आप लोगों को बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए कभी कभी लिखा रहता है डेंजर 11,000 वोल्ट्स, तो आपको ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब खतरनाक है। ठीक है, इससे बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए विद्युत वाले ऐसे लिखे हुए जगहों से। अक्सर हम देखते हैं बोर्डों पर या बहुत सारी जगहों पर ये लिखा हुआ रहता है, तो बिल्कुल आप इसे न छुएं। और क्या घरों पर उपयोग होने वाले विद्युत से हम टॉर्च बल्ब जला सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या लगता है आपको? सोचिए फिर जवाब दीजिए। चलो पता करते हैं। सॉरी, चलो पता करते हैं। अब पता करते हैं कैसे। तो टॉर्च
उसमें सामान्यता क्या रहता है, हम बैटरी सेल की बात किए थे। बैटरी सेल लगाते हैं जिससे वो चलता है। बल्ब में क्या तंतु टंगस्टन की होती है, शीशे गुप्त होते हैं, सामने टर्मिनल होता है और अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, याद रखिए। और वो टंगस्टन तंतु है जो इलेक्ट्रॉन धारा आने पर तीव्र लाइट उत्पन्न करता है। तो इसकी क्रिया इसी तरीके से होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, एक में हम डायरेक्ट विद्युत प्राप्त कर रहे हैं और एक में रासायनिक चीज़ों से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं और टॉर्च को चला रहे हैं। तो दोनों में तो बल्ब भी है, ठीक है, परंतु एक विद्युत धारा से चल रही है और दूसरे किससे, रासायनिक से, पर आया तो इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों में वोल्ट का अंतर होता है। बैटरी से हम बल्ब को जला सकते हैं, लेकिन छोटे बल्ब को, बड़े बल्ब को जलाने की ज़्यादा वोल्ट, अर्थात एक निश्चित विभव आवेश की मात्रा की आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर वो आवेश की मात्रा कम या ज़्यादा हुई तो विद्युत धारा भी कम या ज़्यादा प्रवाहित हुई। तो आइए जानते हैं, सेल के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़े तारों को बल्ब के दोनों टर्मिनल से जोड़ने पर बिना आपस में सटाने से क्या होगा। तो धन सेल और ऋण टर्मिनल दोनों को आपस में सटाने से सेल रासायनिक पदार्थ तेजी से खर्च होंगे और थोड़ी देर बाद सेल कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि आवेश धन से ऋण और ऋण से धन की ओर गति करने लगेंगे। और जब दोनों में आवेश बराबर हो जाएगा तो कार्य करना ही बंद कर देगा। बल्ब के प्रकार हम CFL के बल्ब देखते हैं और LED भी देखते हैं, साथ ही साथ हम अपने घरों के एक सामान्यता बल्ब भी देखते हैं। लेकिन CFL बहुत क्या है, लाभदायक है बाकी की अपेक्षा, क्योंकि CFL जो होता है वो 95% ऊर्जा को विद्युत प्रकाश ऊर्जा में कंप्लीट करता है और मात्र 5% अपने आप को उपयोग करता है। LED और बाकी लाइटों से वो श्रेष्ठ होता है। तो बल्ब जलाएं कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए अब उसी के बारे में जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम एक बैटरी लेते हैं और उस बैटरी के दोनों सिरे पर एक एक तार लगा देते हैं और फिर प्लस और माइनस दोनों सिरों पर तार लगी होती है, उसे बल्ब के लपेट कर ऊपर नीचे तंतु जो बना रहता है उस सिरे पर उसको जोड़ देते हैं। जैसे उसे जोड़ेंगे, दोनों को अगर हम लाकर सीधे तौर पे जोड़ते हैं तो लाइट जलने लगेगा, ठीक है। अगर इसे उल्टे करके जोड़े तो ये लाइट जलना बंद हो जाएगी। उसे सिर्फ सही तरीके से जोड़ने पर ही लाइट जलेगी। बाकी देखिए, एक ही 2 अवस्था में लाइट जल रही, बाकी 3 अवस्था में लाइट नहीं जल रही है। मतलब उसे एक प्रोसेस प्लस और माइनस का परिपथ पूर्ण होना चाहिए। अगर परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है तो उसमें से धारा प्रवाह नहीं होगा, जिसके कारण वो जलना भी बंद हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ जो है वो पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, ये सिद्ध हो जाता है। अर्थात विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। क्योंकि विद्युत परिपथ होने के लिए, धारा प्रभाव होने के लिए विभवांतर अर्थात विभव में अंतर होना जरूरी है, और जब तक विभव में अंतर नहीं होगा उसमें धारा बहेगी नहीं। तो धारा बहने के लिए विभव चाहिए, और विभव के लिए क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, अर्थात विभव में अंतर चाहिए। भाई एक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक के पास कम रहेंगे तो अधिक से कहाँ जाएंगे, कम की ओर। अर्थात एक प्लस है तो एक माइनस रहेगा और एक माइनस है तो एक प्लस होगा, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वरना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार
ये विद्युत परिपथ से होकर, मतलब जब कोई परिपथ में बल्ब दोनों टर्मिनलों से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा के तंतु से होकर प्रवाहित होती है, जिससे तंतु दीप्त हो जाता है और वो जलकर प्रकाश देता है। यह आप सामान्य बैटरी और लाइट के द्वारा आसानी से कर आप घर में भी देख सकते हैं, परंतु बैटरी का डायरेक्ट विद्युत वाला उपयोग करने के लिए आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए मना किया जाता है। फ्यूज़ बल्ब तंतु को खंडित करता है। फ्यूज़ तंतु खंडित होने पर विद्युत धारा का प्रवाह भंग हो जाता है, जिससे बल्ब दीप्त नहीं होता। फ्यूज़ बल्ब लगाए जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़ बल्ब देखो, तंतु पर बीच से टूटा हुआ है, तो टूटा होने के कारण उसमें परिपथ पूर्ण नहीं होगा। भाई अगर परिपथ पूर्ण नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा का चालन भी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आप लोगों को मैं एक विद्युत परिपथ बनाना सिखाता हूँ कि विद्युत परिपथ बनाते कैसे हैं। तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक बैटरी, कैंची, टेप और संधि तार की आवश्यकता पड़ेगी, और हम घर पर ही एक टॉर्च तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। इस तरीके से जोड़कर हम एक टॉर्च तैयार कर सकते हैं। तो इस परिपथ को जोड़कर, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, बैटरी के धन और ऋण सिरा, इन दोनों सिराओं पर जोड़कर मैंने एक परिपथ तैयार कर दिया, ठीक है। फिर उन दोनों सिराओं के तारों के दोनों किनारों को लेकर मैंने क्या किया, उसे बल्ब के साथ जोड़ दिया। अब जैसी बल्ब के साथ मैं दोनों किनारे के तारों को जोड़ूंगा, टॉर्च जलने लगेगी, और अगर उस तार को हटा दिया तो टॉर्च का जलना बंद हो जाएगा। इसे स्थिर रखने के लिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ इसे विद्युत धारा प्रवाहित हो, इसके लिए सुरक्षित रखने के लिए हम टेप और बाकी काटने के लिए हम सीजर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात विद्युत परिपथ पूर्णतः एक परिपथ के रूप में क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं, परंतु आप सिर्फ बैटरी का उपयोग करेंगे और बल्ब का किसी भी तरीके से आप घर पे रखे विद्युत संयंत्र या घर के विद्युत संयंत्रों में उपयोग नहीं करेंगे। ये आप लोगों के लिए एक निर्देश है, इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से मैंने जो बताया आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोगों के लिए एक काम है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से बैटरी को जोड़कर या तो एक पंखा लगाकर एक पंखा बनाइए छोटा सा जो चले विद्युत से, और उसका एक फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं कुछ प्रश्न बोलने जा रहा हूँ, जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, और विभवांतर किसे कहते हैं, आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, हमारे घरों पर जो विद्युत धारा आती है वो कितने वोल्ट की होती है, कितने एम्पियर की होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, साथ ही साथ वो कौन सी धारा होती है। मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है कौन सी, दिष्ट धारा। तो आप लोगों को यही बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है और विद्युत धारा कौन सी होती है। प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों पर प्रवाहित होती है, लेकिन दिष्ट धारा नहीं होती। तो आपको इससे बताना है कि ये दोनों है क्या क्या और किस प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको बताना है। और साथ ही साथ
आप लोगों को ये भी बताना है कि इस विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है।
आई होप मैंने जितना आप लोगों को बताया समझ में आया होगा। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिख कर रखिए। बुक के पीछे और बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उनके मैं नोट्स भेज दूंगा, परंतु ये प्रश्न अलग से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप इसे भी लिखकर याद रखें, क्योंकि ये छोटे प्रश्न हैं। ठीक है, इन्हें पूर्णतः स्पष्ट रूप से आपको लिखकर रखना है। थैंक यू वेरी मच।